आपका बचपन कैसा गुजरा? आपकी शुरुआती पढ़ाई के बारे में बताएं। मेरा बचपन देश के अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में घूमते हुए 2 या 3 साल हर जगह हम लोग रहते थे। तो मेरा बचपन उसी तरीके से बीता। हर 2-3 साल में एक नया स्कूल, एक नया शहर। पर मेरी शुरुआती पढ़ाई ऐसे ही अलग अलग तरह के स्कूलों में हुई। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया और फिर मैंने अपना जो मास्टर्स है उसके लिए मैं मुंबई में पढ़ी। और वहाँ पर मुझे लगता है कि मेरे जो ये काम की भी जो शुरुआत है वो वहीं से, क्योंकि मैंने सोशल वर्क में अपनी पढ़ाई की। कई बार ऐसे लगता है कि अपन सामाजिक क्षेत्रों में काम करना चुनना नहीं होता, वो धीरे धीरे जब आपकी समझ बनती रहती है या जब आप कोई चीज़ को समझने लगते, खास करके इस पूरी दुनिया और ये जो सामाजिक गैर बराबरियाँ हैं अपने देश में और अगर हम देखें तो पूरे समाज में, जब ये धीरे धीरे समझ में आने लगती है तो आप जो भी काम करते हो वो फिर एक सामाजिक क्षेत्र का ही काम हो जाता है। चाहे आप लेखक हो, चाहे आप फिल्म बनाते हो, चाहे आप पढ़ाने लगते हो। और धीरे धीरे जैसे आप काम करते हो, जब मुद्दों को समझते हो, आप उसमें उलझते हो, तो फिर आपका मतलब मुझे लगता है हम नहीं चुनते कि फिर वो धीरे धीरे हमारे जीवन और उसकी जो मतलब आपकी जो भी आपका एक उद्देश्य होता है वो धीरे धीरे आपके काम को और आपके जीवन को वो तय करता है। तो मतलब मैंने ऐसे अभी जिस तरह का मैं काम कर रही हूँ, या जैसे मैं अभी एक यूनियन के साथ जुड़ के या कोयला खदान में जो पर्यावरण के मुद्दे हैं उस पर काम कर रही हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि जब मैं पढ़ रही थी तब मैंने सोचा था कि मैं वो काम कर रही होंगी। पर जैसे जैसे आपके जीवन में चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें आपको प्रभावित करती हैं, जिसको आप समझते हो, तो वैसे ही हम में से जितने भी लोग मुझे लगता है कि जो एक सोशल जस्टिस की बात करते हैं वो उस तरीके से फिर आप मुद्दों से जुड़ते रहते हो और आपका जीवन भी बदलता रहता है। आप खुद के ऊपर भी सवाल करते हो, आप कहाँ से आते हो, आप किन परिवारों से आते हो, वो परिवार भी इस और या वो समाज, वो जिस तबके से हम लोग आते हैं, वो भी इन पूरे सामाजिक विषमताओं को बनाने में, उसमें आप कैसे शामिल होते हो। फिर आप अपनी शामिलियत को ख़त्म करते हो और फिर आप दूसरी तरफ जाते हो, तो वो भी एक पूरी जर्नी होती है जो हम अकेले नहीं करते, बहुत लोग मिलके करते हैं। तो मुझे नहीं लगता मैंने सामाजिक कार्य को चुना, नहीं, उसने मुझे चुन लिया। कि मतलब मेरे काम की शुरुआत के पहले के कई साल मैंने मध्य प्रदेश में और भोपाल में काम किया। हमारा मध्य प्रदेश महिला मंच करके एक संगठन था और कुछ जो संगठन हैं जो पीपल्स मूवमेंट्स हैं उनके साथ जुड़ी रही मध्य प्रदेश में। और पिछले 10 साल से मतलब 2010-11 से मेरा ज़्यादा वक्त छत्तीसगढ़ में गुजरता है, जहाँ पर PUCL नाम का जो मानवाधिकार का संगठन है उसका भी हिस्सा हूँ। और कोयला खदान के क्षेत्रों में ज़्यादा जो हमारा यूनियन है छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, जो भिलाई और रायपुर में है, और रायगढ़ के जो कोयला खदान का जो एरिया है वहाँ पे रह के मैं काम करती हूँ। संगठनों से मैं जुड़ी हूँ, वो संगठन हर संगठन में मतलब वो कई संगठन ऐसे हैं जो पहले से थे। जैसे छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा है, उसकी शुरुआत शंकर हुआ नियोगी जो थे ट्रेड यूनियनिस्ट, उन्होंने की थी। उसके बाद कई लोग उससे जुड़े रहे हैं। जैसे एक नाम बोलूँगी, सुधा भारद्वाज जी, जो अभी जिनको जो जेल में हैं, जो एक लोगों की वकील थी, वो भी उस संगठन का हिस्सा है। एक टाइम पे मैं भी उस संगठन से जुड़ी और उसी संगठन के मदद से जो रायगढ़ में जो हमारा संगठन है दलित आदिवासी मजदूर संगठन, उसमें हम लोग जल जंगल ज़मीन के मुद्दों पे साथ में मिलके जो गांव वाले जो लड़ाई लड़ रहे थे, वहाँ के जो आदिवासी हैं जो अपने फॉरेस्ट राइट्स की लड़ाई या अपने पर्यावरण की जो लड़ाई लड़ रहे थे, उसी लड़ाई में उनके साथ शामिल होते हुए हम लोगों ने एक वहाँ पर ही वहाँ के लोगों का एक संगठन है, उसी का एक हिस्सा मैं भी हूँ। और एक जो हमारा एक तारा कलेक्टिव करके जो हमारा
संगठन है उसकी शुरुआत हम सब ने मिलके की। भोपाल में ही हुई उसकी शुरुआत। उसमें हम कई वर्ग और कई तरह के लोग मिलके फ़िल्म बनाने या कोई सांस्कृतिक काम करने के लिए साथ में जुड़े थे, क्योंकि जो चीज़ें हमारे करीब है और जिन चीज़ों को हम अपने सांस्कृतिक या साहित्यिक कामों में एक्सप्रेस करना चाहते थे, उसमें एक दूसरे की मदद करके उसको करने के लिए हमने एकतारा कलेक्टिव का गठन किया। खास करके इसलिए ये सोच के कि क्योंकि सबको लगता है कि लोग फिल्में बहुत पसंद करते हैं, पर लोगों के पास बनाने का सबके पास ज़रिया नहीं होता। पर अगर हम इकट्ठे आए तो फिर हम उस ज़रिए को बनाकर हम वैसी फिल्में बनाएं जो हम खुद भी, जिसमें हम अपनी बात कह पाएँ। तो एकतारा कलेक्टिव एक मतलब सांस्कृतिक समूह है, और हम लोग इकट्ठा तब आए कि जब हमको लगा कि हम फ़िल्म बनाना चाहते हैं, पर वो फ़िल्म जिसमें हमारी कहानियाँ हों, जिसमें जो रोज़मर्रा जो आम इंसान हैं, जिन लोगों से हम मिलते हैं, उन लोगों के साथ मिलके एक फ़िल्म बने जिसमें हमारी कहानियाँ आ सकें। क्योंकि अभी तक जितना है फ़िल्म बनाने का और फ़िल्मों में काम करने का जो मौका है वो किसी एक तबके को ही ज़्यादा मिलता है। फ़िल्में वो बनाते हैं, वो ही अपनी बात कह पाते हैं और उन्हीं लोगों को वो दर्शाते हैं। चाहे अगर एक बस्ती की भी कहानी होगी तो उसको दर्शाने वाला जो व्यक्ति है या जो उसमें एक्टिंग करने वाला व्यक्ति है, वो ज़्यादातर वो बस्ती से नहीं होंगे, वो कोई और लोग होंगे। तो अपन सबको एक मौका देना और एक जो असलियत है, उस असलियत को भी हम पर्दे पे ला सकें। है, मधु है, महीन है, सुशील है, पल्लव है, मैं हूँ, और भी ऐसे फरीदा, प्रियंका, बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग चीज़ें करते हैं। कोई एडिटिंग करता है, कोई एक्टिंग में लोगों को एक्टिंग के लिए एक्टर्स के साथ काम करता है, सिनेमाटोग्राफी महीन करती है। तो ऐसे सभी तरह तरह की स्किल और तरह तरह के तजुर्बों को लेकर लोग आके एक समूह में जुड़े। सही बात है। मतलब रिसोर्स कहाँ से आते हैं वो, क्योंकि जब भी अपन फिल्म की बात करते हैं तो रिसोर्स एक सबसे बड़ा मुद्दा बनता है ना, कि ये फिल्म कैसे बनाएंगे। तो उसके रिसोर्स हम लोग ने शुरुआत से चंदे से किए हैं। क्योंकि पहली फिल्म हमारी 20 मिनट की थी, तो सब लोगों ने, जितने भी लोग जुड़े थे, थोड़ा थोड़ा पैसा डाल के उसका चंदा किया। जैसे जैसे अपन बड़ी फिल्में बनाते जा रहे हैं तो हम क्राउड फंडिंग से भी करते हैं। फिर कई बारी फिल्म भी एक बार बन जाती है तो उसके भी अगर कोई, वैसे बहुत हुआ नहीं है, पर कभी कोई उसको दिखाता है या कोई उसकी व्यूइंग फ़ीस आती है, तो वो सब जमा करके हम लोग अगला जो हमारा प्रोडक्शन होता है उसमें उसको डालते हैं। और जितने भी लोग उस फिल्म में काम करते हैं, अभी तक ज़्यादातर लोग, क्योंकि ये अपन सब मिलके कर रहे थे और पता है कि वो रिसोर्स नहीं है, तो कोई पैसे नहीं लेता। चाहे वो एडिटर हो, चाहे वो सिनेमाटोग्राफर हो, वो सब लोग अपना टाइम देते हैं, और एक्टर्स भी। तो इसी तरीके से उसका रिसोर्स अभी तो क्राउड फंडिंग से, और धीरे धीरे जैसे फिल्में बनती जा रही हैं, अगर वो फिल्म कुछ कमा पाती है या उससे कुछ रेवेन्यू जनरेट होता है, तो वो भी फिर अगले प्रोडक्शन में जाता है। जैसे हमने जो फिल्म बनाई थी तुरुप, वो फिल्म शुरू में क्राउड फंडिंग से की थी। जो हमने पिछली पिक्चर बनाई थी, हमने बहुत लोगों को भेजा, उन्हें अच्छी लगी, तो हम लोग फिर जब हमने अगली पिक्चर, जिन्होंने भी हमें लिखा था कि उनको हमारी पिक्चर अच्छी लगी, तो हमने उनको वापस लिखा कि अब हम दूसरी बना रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हमको ये एक पिक्चर देख के बोलते थे कि हाँ, हमको अच्छा लगा, हम आपकी अगली पिक्चर में हम पैसा देना चाहते हैं, चंदा। तो 200 रुपये से 500 रुपये से 2000 से 5000 की जब हमने ये बनाई थी, जब हमारी जो फिल्म, एक जो मैं आपको बोल रही थी कि खदान के मज़दूरों की जो फिल्म थी जिसको डब किया था, वो फिल्म कई जगह दिखाई गई। वो फिल्म जब लोगों ने देखी तो कई जगह से हमारे पास चंदा आया कि आपके अगले काम के लिए, मतलब कानपुर के जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स थे, जब उन्होंने देखी तो उन्होंने 5000 का चेक भेजा कि आपकी अगली फ़िल्म के लिए हम वो दे रहे हैं। फिर जब वो फिल्म तुरुप बन गई, उसके बाद क्योंकि एक दो बार वो टीवी पे दिखाई गई या किसी फेस्टिवल में गई, तो कभी कभी कुछ जगहों से उसके लिए भी, हमेशा नहीं होता, पर कभी कभी उसके लिए भी कुछ व्यूइंग फ़ीस मिलती है, या वो टीवी पे दिखाए तो उसके लिए कुछ पैसे मिले, उसको जमा करके हमने अपनी अगली फिल्म बनाई।
कोयला खदान के आसपास रहने वाले जो लोग हैं और वहाँ जो संगठन काम कर रहा है उसके मुख्य उद्देश्य ये दो तीन हैं। एक तो कि जिस तरीके से अवैध रूप से आदिवासियों की ज़मीन छीनी जाती है और वो बेनामी ट्रांसफ़र से हो या कई बार ज़ोर ज़बरदस्ती से भी होता है, जहाँ पर लोग ज़मीनें नहीं देना चाहते वहाँ पर भी किस तरीके से अलग अलग दबाव लाके लोगों मतलब उन खदानों को परमिशन दी जाती है। तो उसके ख़िलाफ़ जो लड़ाई हो रही है उसमें जो भी कागज़ी मदद या जिस तरह से जानकारी और कोर्ट में या जिस भी तरह की मदद हो सकती है उस तरह की मदद तो हम लोग कर ही रहे हैं। लोग तो ज़मीन पे लड़ रहे हैं, है ना, और वो लड़ाई लोग खुद लड़ रहे हैं। उसमें हम जैसे लोग साथ में रह के और जो हमारी जो मतलब जो हमने अपनी पढ़ाई की है उसको हम किस तरफ इस्तेमाल करते हैं, लोगों के साथ या लोगों के ख़िलाफ़, वो हमको चुनना होता है। तो वो है। दूसरा जैसे जो कई लोग हैं जहाँ आदिवासियों के पास पहले से पुश्तैनी तौर पे भी पुराने ज़माने से भी उनसे ज़मीनें छीन ली गई हैं। कंपनियों के आने से पहले भी जिस तरह का हमारा जातिगत समाज है, जिस तरह से समाज में विषमता है, बहुत सारा धोखाधड़ी होकर कई आदिवासियों को वैसे भी ज़मीनों से, दलित और आदिवासियों को ज़मीनों से बेदखल किया गया है। तो उसमें बहुत सारे लोग हैं जो जंगल पे निर्भर हैं, जिन्होंने जंगल की ज़मीन को जाके कमाया है और अब उनको कहा जा रहा है कि जंगल की ज़मीन पे आपका अधिकार नहीं है। जबकि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आया है, इस देश में लागू हुआ है, जो मानता है वो कानून की आदिवासियों का पुराने टाइम से जो आदिवासी जंगलों पे निर्भर हैं, जो ज़मीन कमा रहे हैं, मतलब जो खेती कर रहे हैं जंगलों में, उनको वो ज़मीन मिलनी चाहिए, उसके पट्टे मिलने चाहिए। पर ज़मीन पर ये हुआ नहीं। तो बहुत सारे लोग हैं जो उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं अपने हक की, कि वो जो पट्टे हैं वो उनके नाम पे किए जाए। वो ना करके सरकार बहुत सारा जो जंगल का हिस्सा है वो कंपनियों को, खदानों के लिए दे रही है। तो वो एक बड़ा मुद्दा है। उसमें महिलाओं का मुद्दा अपने आप जुड़ जाता है, क्योंकि महिलाओं के नाम पे तो ज़मीन भी नहीं होती। तो कई बार अगर उनका परिवार भी ज़मीन को बेच दे या उनके परिवार का कोई बड़ा व्यक्ति वो चीज़ कर दे, तो उनके पास ना तो उनके हाथ में ज़मीन है और ना ही सरकार भी सुन रही है। और दूसरा वो जानते हैं ना, मतलब उनको पता है कि ज़मीन की कीमत क्या है। अगर जंगल और ज़मीन, क्योंकि जंगलों में भी ज़्यादातर महिलाएं ही हैं जो जाके वहाँ से वहाँ का मतलब जो निर्भर है, चाहे वो महुआ तोड़ना हो, चाहे वो चार हो, चाहे वहाँ से जो आ रही हैं जड़ी बूटियाँ हो, तेंदुपत्ता हो, वो सब करके कमा के अपना जीवन वो करते हैं। खेती में भी महिलाएं, खास करके छत्तीसगढ़ और जहाँ जहाँ धान वगैरह उगता है, खेती में भी महिलाओं का भागीदारी बहुत है, पर ज़मीन उनके नाम पे नहीं होती, तो उनसे कई बार छीन ली जाती है बहुत आसानी से। तो वो सब उन मुद्दों पे लोग लड़ रहे हैं और उन्हीं में मैं भी हम लोग सब, हमारा संगठन उनका साथ दे रहा है। जो एक और बड़ा मुद्दा कोयला खदानों के आसपास रहने वाले लोगों का है वो है पर्यावरण, और जो जिस तरीके से पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन किया जाता है जब कंपनियां वहां कोयला खोदने आती हैं, और उसका जो उनके स्वास्थ्य पे, उनके जीवन पे, उनके खेतों पे जो असर पड़ता है वो है कि एक तरफ आप पूरी तरह से जंगलों को हटा रहे हो, दूसरी तरफ जितना प्रदूषित, चाहे पानी को प्रदूषित करना, मिट्टी को, हवा को, वो जितना प्रदूषण अलाउ किया जाता है, मतलब जो साइंटिफिक पैमाने से, उससे कई गुना ज़्यादा दूषित कंपनियां करती हैं, क्योंकि वो जो नियम है उनका उल्लंघन करके ज़्यादा प्रोडक्शन के लालच में प्रदूषण भारी मात्रा में किया जाता है और उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। तो उसमें कोर्ट में उसके खिलाफ़ केस लड़ना, और महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जो स्वास्थ्य का जो असर होता है वो महिलाओं के खुद के शरीर में, अपने आसपास और अपने परिवार में जो असर होता है उसका भार भी उसको ठीक करने का महिलाओं पे ही आता है। और कई बार इन बीमारियों का अभी शुरुआत में तो ये पता भी नहीं चलता कि ये बीमारी प्रदूषण से जुड़ी हुई है, पर हम लोग अपने, मतलब हम और महिलाएं और भी जो पर्यावरण पे काम करने वाले लोग हैं वो मदद करके इन चीज़ों को समझना और इनको प्रूव करना, जिससे कोर्ट में हम इनको प्रूव कर सके, उसके लिए कई छोटे छोटे अध्ययन कर रहे हैं। और जिसमें पाया गया है कि जो हवा का जो
प्रदूषण का जो लेवल है वो जितना सरकार ने परमिट किया उससे कई गुना ज़्यादा है। तो इन जिसको PM 2.5 बोलते हैं, अगर दिल्ली में वो PM 2.5 250 या 300 तक पहुंचता है तो दिल्ली में खलबली मच जाती है, और इन आदिवासी क्षेत्रों में 350 वगैरह जा रहा है। सोचो लोगों के स्वास्थ्य पे उसका क्या असर हो रहा होगा। पर क्योंकि वो इतना दूर है और वो ऐसे तबके को असर कर रहा है जिनकी आवाज़ यहाँ तक नहीं आ पाती, तो वो होता रहता है। तो उसके खिलाफ भी जो लड़ाई है, जिसको खास करके महिलाएं लड़ रही हैं, उसमें भी जो हमारा संगठन भी उसमें मदद कर रहा है, और साथ में हम उनकी लड़ाई में लिखा पढ़ी से जो भी मदद कर पा रहे हैं। तो जैसे एक केस था जो सबसे पहला हम लोगों ने किया था, जो गांव के 4-5 लोगों ने मिलके भोपाल के NGT में डाला था 2014 में, जहां पर एक कंपनी है जिंदल पावर लिमिटेड, वो लगातार वहाँ पर गांव के आसपास खदान खोद रही थी और सारे ही पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था। जिस तरह से राख फेंकी जा रही थी, जो हवा का प्रदूषण था, तो गांव वालों ने खुद अपना डेटा इकट्ठा किया, टेस्ट किए, पानी की जांच की, और वो सारा डेटा लेके यहाँ NGT में वो केस डाला। वो 4 साल वो केस चला, और आखिर में और कई कमेटियों को कोर्ट ने भेजा वहाँ पर। हर बार हम एक डेटा लेके आते थे, कंपनी बोलती थी नहीं ये झूठ है, फिर कोर्ट किसी कमेटी को भेजता था वहाँ जांच करने, तो वो चलता रहा वो केस बहुत लंबा। पर आखिर में वो गांव वालों की तरफ वो केस गया, और जिसमें जिंदल के ऊपर 160 करोड़ का, जिंदल और SCCL जो 2 कंपनियाँ वहाँ खदान खोद रही थी, खदान ऑपरेट कर रही थी, उनके ऊपर 160 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। तो वो गांव वालों के लिए एक बड़ी जीत थी। पर दुख की बात यह है कि फिर क्योंकि उन कंपनियों के पास बहुत पैसा रहता है, तो वो लेके इसको सुप्रीम कोर्ट गए हैं। और हम ये भी जानते हैं कि एक बार केस जीत भी जाओ, पर उसको ज़मीन पे उसका पालन करवाना, या एक उसी क्षेत्र का एक के 3-4 खदानों के साथ मिलके वहाँ के कई गांव वालों ने इसी केस से जुड़ा हुआ एक और केस लगाया था कि ये सारी कंपनियाँ पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन कर रही है, ये जगह बहुत प्रदूषित हो गई और अब इसमें कोई नई खदान नहीं आनी चाहिए। तो उसमें भी कोर्ट ने काफ़ी हद तक गांव वालों की बात को माना। वो भी केस 2-2.5 साल चला, जिसमें इसकी एक सबसे बड़ी बात यह है कि इन केसेस में गांव वाले और हम लोग खुद आके अपनी पैरवी करते थे, क्योंकि कई बार वकीलों का आना मुश्किल हो जाता था छत्तीसगढ़ से हर बार, तो वो हमारी मदद कर देते थे। हमको जो दाव पेच हैं वो बता देते थे, और हम लोग खुद आके पैरवी करते थे। तो एक तरीके से जब कोर्ट वो बात मानता है, या जब वो फैसला होता है कि हाँ ये बात लोगों की बात को माना जाता है, तो सबको एक ताकत भी मिलती है कि हाँ वो आप जीतते हो, वो ताकत मिलती है कि जो हम बोल रहे थे वो सच है, और कोर्ट ने भी सच्चाई को माना है। पर ये बात भी सच है कि उसके बाद उन फैसलों का जो ज़मीन पे पालन करवाना, उसकी भी एक बहुत लंबी लड़ाई करनी पड़ती है। तो वो लड़ाई अभी भी चल रही है। तब आप जब भी कोई काम करते हो, चाहे वो जिसमें जो काम मुझे लगता है कि जो ताकतें जो कायम है, उन ताकतों के ख़िलाफ़ आप जब भी कोई काम करते हो तो मुश्किलें तो आती हैं। मतलब मुझे लगता है शुरुआत में जब मैंने शुरू किया था कोई भी काम, तो घर से निकलना या बाहर जाना, जिस तरह का ट्रैवल है, वो ही अपने लिए एक शुरुआत में वो एक आज़ादी भी होती है, उसमें वो अच्छा भी लगता है, और उसके साथ उसकी एक अपनी दिक्कतें। रात को निकलना जाना, आप किसी अनजान शहर में पहुँचे हो तो आप वहाँ कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे, वो सारी चीज़ें भी मुझे लगता है ख़ास करके जब हम महिलाएं होती हैं तो वो हमारे सामने हमेशा एक सवाल के रूप में आता है। और दूसरा कि जो सरकार या जिन ताकतों के ख़िलाफ़ आप लड़ रहे हो, उनकी तरफ से जो दबाव आता है, तो मुझे लगता है जितने भी लोग हैं, वो गांव वाले लोग भी हैं जिनका मैं बोलती कि जिन्होंने केस लड़ाए या लगाए हैं, या लगातार जब कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए रैली करना या धरने देते हैं, उन सबको कई बार वो करने पर भी उनके ऊपर या उनका साथ जो लोग देते, सबके ऊपर अलग अलग प्रतिक्रियाएँ होती हैं। हम सबके ऊपर कम से कम 3-4 केसेस लगे हुए हैं। मतलब मेरे ख़िलाफ़ भी 3 केसेस लगे हैं जिनकी लगातार अभी सुनवाई होती रहती है। तो इस तरह की चीज़ें और भी जो लोग हैं, कभी
जो गांव की भी जो महिलाएं हैं वो सभी, ऐसा कोई नहीं होगा जिसके ऊपर जो भी खिलाफत कर रहा है उसके ऊपर कोई ना कोई केस लगा ही होगा। तो वो भी अपनी मतलब लोग फिर महिलाएं इनके ये करते हुए भी घर से भी उनके ऊपर कई बार दबाव आते हैं कि भाई आप कैसे कर रहे हो, देखो आपके ऊपर केस लग रहा है या आपके घर में पुलिस आ रही है। पर उन दबावों के बावजूद भी वो भी लड़ रही हैं और उसी ताकत को लेते हुए हम लोग भी लड़ रहे हैं।